कांग्रेस ने हजारों करोड़ रुपए की 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को फ्री में दे दिया था। यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए। क्या आपको पता है कि भारत की धरती पर एक नया पाकिस्तान बन चुका है? सह लेंगे थोड़ा सा। क्या आपको पता है वक्फ बोर्ड चाहे तो वो आपकी ज़मीन पर अपना दावा कर सकता है और इसके लिए वो आपको नोटिस भी नहीं देगा। ये क्या बात करता है यार? क्या आप किसी कब्रिस्तान या मस्जिद के पास रह रहे हैं तो हो सकता है कि आप वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर रह रहे हों और आपको पता भी ना हो। क्या आपके गार्जियन ने किसी ऐसे व्यक्ति से ज़मीन खरीदी है जो मुस्लिम हो तो हो सकता है कि वो ज़मीन किसी वक्फ बोर्ड के नाम पर रजिस्टर हो और आपको पता भी ना चले। तो आइए जानते हैं वक्फ बोर्ड जैसे काले कानून के इतिहास को। वैसे तो वक्फ का इतिहास काफ़ी पुराना है। माना जाता है इस्लाम के समय से ही लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना शुरू कर दिया था। लेकिन हम बात करेंगे आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू के समय की, सो कॉल्ड चाचा, जिनके द्वारा लाया गया वक्फ अधिनियम 1954। आज़ादी के बाद हमें वक्फ जैसे कोई कानून की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी भारत की जनता पे ये कानून थोपा गया क्योंकि उस समय की सरकार को दूसरों के सामने सेकुलर दिखना था। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जवाहरलाल नेहरू के बाद 1995 में कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव की सरकार वक्फ एक्ट 1954 में एक संशोधन लाती है और यहीं से शुरू होता है वक्फ एक्ट के लैंड जिहाद का। इस एक्ट की धारा 40 को जब आप देखेंगे तो इसमें लिखा है कि वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को, चाहे वह मंदिर की हो या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या किसी ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर हो, उसको भी वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। बस इसके लिए उनको क्या करना होगा, वक्फ बोर्ड को लगना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी उनकी हो सकती है। इसके बाद वो अपना एक सर्वेयर अपॉइंट करेंगे और सर्वे करने के बाद एक नोटिस जारी करेंगे और वो नोटिस आपको नहीं देंगे, वो नोटिस वो प्रॉपर्टी जहाँ पर रजिस्टर होगी वो नोटिस वो वहाँ भेजेंगे। नोटिस भेजने के 1 साल तक अगर आपने उसको चैलेंज नहीं किया तो ये प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाएगी। तो फिर बस लड़ते रहिए, ये प्रॉपर्टी आपको कभी नहीं मिलने वाली है। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? इसके बाद आप ना तो पुलिस के पास जा सकते हैं और ना ही कोर्ट के पास जा सकते हैं। आपको कहाँ जाना होगा, आपको उनके अपने कोर्ट यानी कि उनके ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि जिसने आपकी ज़मीन हड़प ली है आपको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा कि मेरी ज़मीन मुझे वापस कर दो। जैसे कब्रिस्तान के पास कोई ज़मीन है तो उसे भी अपना बना लेता है, ईदगाह के पास ज़मीन है तो उस पर भी अपना नाम लिख लेता है। अब ज़रा इस पर मोटा मोटा कानून भी आप समझ लीजिए। तो कानून ये है कि अगर वक्फ आपकी संपत्ति पर अपना हक जता देता है तो साबित आपको करना है कि ये संपत्ति आपकी है। यानी साबित कौन करेगा? आप, जो ये मानकर चल रहे हैं कि संपत्ति आपकी है। और कहाँ साबित करेंगे? वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाकर, यानी जिस पर आपकी संपत्ति हड़पने का आरोप है वही अदालत बिठाएगा और वही फैसला भी सुनाएगा। अब देश की सबसे बड़ी अदालत भी नहीं जा सकती। इसके सेक्शन 14 में इसके मेंबरों के बारे में बताया गया है। इसके बोर्ड में 7 मेंबर होंगे जिसमें एक MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम होना चाहिए, एक MLA मुस्लिम होना चाहिए, एक IS वो भी मुस्लिम होना चाहिए और एक एडवोकेट वो भी मुस्लिम होना चाहिए और एक शिया या सुन्नी आइडियोलॉजी को समझने वाला होना चाहिए और एक मुस्लिम टाउन प्लानर होना चाहिए। तो आपने देखा कि सारे बोर्ड के मेंबर मुस्लिम ही होंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि फैसला क्या आएगा और वो क्या फैसला देंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तमिलनाडु के त्रिची जिले में तिरुचिथुरई गांव में राजगोपाल नाम के एक व्यक्ति रहते हैं। उनको अपनी बेटी की शादी करने के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन बेचने का फैसला किया और वह रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं। वहाँ पे उनको जाने के बाद पता चलता है कि वो ज़मीन जिस पे वो खेती कर रहे हैं पिछले 40 सालों से वो ज़मीन उनकी नहीं है, वो ज़मीन तो वक्फ बोर्ड की है।
इसके बाद पता चलता है कि वो पूरा गांव वक्त की प्रॉपर्टी पे ही बसा हुआ है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ताज्जुब की बात यह है कि वहाँ एक हिंदू मंदिर है जो लगभग 1500 साल पुराना है, वो भी वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस्लाम को अस्तित्व में आए हुए अभी मात्र 1400 साल हुए हैं, तो वो मंदिर इनकी ज़मीन पर कैसे बना हो सकता है, वो भी तब जब भारत में इस्लाम को आए हुए मात्र भी 1000 या 1100 साल ही बीते हुए हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क को भी ये वक्फ की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर को भी ये अपनी वक्फ की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में जो नई संसद बनी हुई है सेंट्रल विस्टा, जब वो बननी शुरू हुई थी तब भी बोर्ड के मेंबर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और बोलते हैं कि ये ज़मीन जिस पे सेंट्रल विस्टा बन रही है ये ज़मीन उनकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत नहीं मिली। इसके अलावा सन 2005 में ताजमहल की प्रॉपर्टी को ये अपनी बताते हैं। ऐसे ही हजारों केस हैं जिसे ये अपनी प्रॉपर्टी बता रहे हैं। देश में बाबरी मस्जिद का केस हो या ज्ञानवापी का हो या मथुरा में ईदगाह मस्जिद का केस हो, हर जगह बोर्ड के मेंबर जाते हैं और ये कहते हैं कि ये बोर्ड की प्रॉपर्टी है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो। कांग्रेस की सरकार यही नहीं रुकती है। इसके बाद 5 मार्च 2014 को कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार दिल्ली की सरकारी 123 संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंप देती है और इसी दिन धारा 144 लगी थी आम चुनाव के लिए। इससे तो यही समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार सब मुस्लिम वोट बैंक के लिए कर रही थी। इसी समय आपको याद होगा कि देश भर में आंदोलन चल रहे थे। उसी में से एक था अन्ना हजारे का आंदोलन, दूसरा हुआ था निर्भया कांड और कांग्रेस की सरकार पर बहुत सारे घोटालों के आरोप लग रहे थे। This is the face of India's anti-corruption movement. Women and men coming out and demanding a stronger law against corruption. This movement has struck a chord with many Indians. Hazare's former supporters are also questioning his methods. ये इंसान कब तक यूं ही राज करेंगे, दुष्ट और शैतान। कांग्रेस इतने घोटाले दिन पे दिन करते जा रही है। ये घोटालों की सरकार है, ये सरकार थोड़ी है। पहले एक घोटाला खत्म तो दूसरा घोटाला चालू। तो जनता के द्वारा सरकार बनाई हुई है, फिर ये सरकार क्यों नहीं जागती है? तब भी इनको क्या जल्दी थी कि देश की 123 प्रॉपर्टी जो कि सरकारी प्रॉपर्टी थी वक्फ बोर्ड को सौंपने की। और उसी समय अन्ना हजारे के आंदोलन से एक पार्टी जन्म लेती है जिसको नाम दिया जाता है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी। आइए देखते हैं उनकी वक्फ बोर्ड पे क्या राय है। अमानतुल्लाह साहब को हम लोगों ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया और इन्होंने जो काम करके दिखाया, एकदम से वक्फ बोर्ड की इनकम दुगनी तिगुनी इन्होंने करके दिखा दी महीने 2 महीने के अंदर। तब मैंने इनको कहा, मैंने कहा कि कोई भी जरूरत पड़े आपको, तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगा। कांग्रेस की 1995 की पीवी नरसिम्हा राव की सरकार अपने समय में कुछ और ऐसे कानून लेकर आती है जो पूरी तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण पर आधारित थे, जिसमें एक था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट और दूसरा था माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी गवर्नमेंट ने वक्फ की सारी प्रॉपर्टियों का सर्वे करने का आदेश दिया है और साथ ही मोदी गवर्नमेंट ने 123 प्रॉपर्टियों के सर्वे का आदेश दे दिया है। इसके साथ देश में हजारों ऐसे मामले हैं जहां पर वक्फ अपनी दादागिरी चला रहा है। इस सेकुलर देश में हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध, सिख के लिए कोई बोर्ड नहीं है, तो सिर्फ इनको ही क्यों विशेष अधिकार प्राप्त हैं? देश में लैंड जिहाद के नाम पर क्यों नफरत की दुकान चलाई जा रही है? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो। देश में अब तक
वक्फ बोर्ड के नाम पर 8.5 लाख प्रॉपर्टियां रजिस्टर्ड हैं, जो कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी इन्हीं के नाम पर है। अगर इनकी टोटल प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करें तो वो 2500 वर्ग किलोमीटर होती है। अगर आज ये कह दें कि इनकी सारी प्रॉपर्टियों को देश के किसी एक हिस्से में इनको दे दी जाए तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये पाकिस्तान के बराबर प्रॉपर्टी है। और ये आंकड़ा सन 2009 का है। इससे तो यही समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार ने देश की 100 करोड़ की जनता को सेकुलरिज्म का अच्छा चूरन चटाया है। आप मुझे गाली दो,